हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने अब तक देखा कि कैसे 1773 में ब्रिटिशर्स आपका रेगुलेटिंग एक्ट लाएंगे, फिर 1784 में आएगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1786 में एक्ट लाएंगे कॉर्नवालिस की अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद 1793 में दोबारा से रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, फिर से 20 साल के गैप के बाद 1813 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा और फिर 20 साल बाद 1833 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। तो 1833 के रेगुलेटिंग तक ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। हमने ये भी देखा कि कैसे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये सब किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा ताकि वो ला सकें भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी। और साथ ही साथ अब उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया था कि वो लोग सुपीरियर हैं कंपेयर टू मुगल्स, यानी कि अब तक वो मुगलों को अर्ज दस्त कहते थे, यानी जिसके सामने वो अर्जी करते हैं। पर अब उन्होंने शुरुआत कर दी थी कि वो मुगलों की बराबरी पर आ गए हैं। हमने ये भी देखा कि 1833 में यानी 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड यूज़ किया था। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड यूज़ किया गया था गवर्नर जनरल बंगाल के काउंसिल के लिए। हमने ये भी देखा कि कैसे अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल को पावर्स दे दी गई थी कि वो लेजिस्लेट कर सके ओवर मद्रास प्रोविंस एंड ओवर द बॉम्बे प्रोविंस। ओके, तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी देखा था साथ में कि 1833 के बैकग्राउंड के अंदर इंग्लैंड में जो है लिबरल्स पावर पर आ गए थे, तो फिर इंग्लैंड में अब फिर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स होना शुरू हो चुके थे। हमने देखा कि कैसे विलियम बेंटिक एक सॉफ्ट फेस था कॉलोनियलिज्म का, और इसके अलावा कुछ और नहीं था। उसे बस दिखाया बहुत ज़्यादा जाता है कि ये बहुत ही अच्छा था या ऐसा था वैसा था, पर अंत में वो एक कॉलोनियलिज्म का ही चेहरा था। वो कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए ही सभी काम कर रहा था। फिर हमने देखा कि विलियम बेंटिक के बाद चार्ल्स मेटकाफ आया। वो सिर्फ ऑफिशिएटिंग गवर्नर था, इसलिए बहुत ही कम समय के लिए भारत में रहेगा। उसके बाद आएगा ऑकलैंड। ये वही ऑकलैंड है जिसकी पिटाई होगी अफ़गानिस्तान में, और फिर बाद में ये सिंध की एनेक्सेशन करेगा। ऑकलैंड के बाद आएगा और एलन बैरो जो अफ़गानिस्तान के साथ वॉर को फिनिश करेगा, और फिर उसके बाद आएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो है वो फर्स्ट पंजाब वॉर करेगा। हमने ये भी देखा कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ब्रिटिशर जो है अब गेम करेंगे, और किस तरह से वो मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करेंगे भारत में। और अंत में हम देखेंगे कि बाय 1848 यानी 1848 आने तक अब ब्रिटिशर चाहते हैं एक ऐसे व्यक्ति को भेजना जो और ज़्यादा एक्सपेंड कर सके और उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। तो इसलिए 1848 में भेजा जाएगा लॉर्ड डलहौजी को। तो लॉर्ड डलहौजी भारत में आएगा। ये भारत में रहेगा 1848 से लेकर के 56 तक के पीरियड तक। ये जो है काफ़ी यंग था जब ये बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वी कैन से दैट ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट अमंग द गवर्नर जनरल्स। ओके, तो डलहौजी के समय में ही चार्टर एक्ट ऑफ 1853 भी आएगा। बाकी डलहौजी काफ़ी सारे चेंजेस भी लाएगा प्रिंसली स्टेट्स के रिगार्डिंग, उनको एनेक्स करेगा। फिर एजुकेशन में भी काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे इसके समय में, सोसाइटी में भी आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आएंगे। पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट पास किया जाएगा, पीडब्ल्यूडी एस्टेब्लिश किया जाएगा इसके द्वारा। पोर्ट्स की मॉडर्नाइजेशन भी की जाएगी इसके समय में। तो अब हम इन सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में एक एक करके देखेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें तो 2013 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो ये कि डलहौजी को जो है वो मॉडर्न इंडिया का मेकर भी कहा जाता है। तो अगर हम पूछें ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछा भाई मॉडर्न इंडिया का मेकर, हम तो
कोई कहेगा गांधी को मानते थे, या कोई कहेगा हम टैगोर को मानते थे, या किसी और को। मतलब ऐसे इंडियंस जो हैं फ्रीडम फाइटर्स, हम उनके केसेस लेंगे। मतलब कोई कहेगा हम सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, या जिसको भी मानते हैं। तो यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ लिया कि डलहौजी को कहा जाता है? तो एक्चुअल में ये काइंड ऑफ सार्केस्टिक क्वेश्चन भी है, और इस क्वेश्चन में हम पहले डलहौजी द्वारा जो काम किए गए हैं वो लिखेंगे, और अंत में हम डिसएग्रीमेंट भी शो करेंगे कि डलहौजी एक्चुअल में रियल मेकर ऑफ इंडिया नहीं था। डलहौजी को जो है ब्रिटिश हिस्टोरियंस काइंड ऑफ कहते हैं मॉडर्न इंडिया का मेकर। वो इसलिए क्योंकि डलहौजी ने के समय पर उसने जो एनेक्सेशन इतनी ज़्यादा कर ली थी, और तब तक जो एनेक्स कर कर के इंडिया का मैप बन चुका था, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली कंप्लीटली तो नहीं, पर ऑलमोस्ट वही मैप जो डलहौजी ने एनेक्सेशन करके छोड़ा था, वही जाके फ्यूचर में 1947 तक भारत के मैप में बदलेगा। यानी कि लगभग वैसा ही रहेगा भारत का मैप, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे उस मैप में। जब से लेकर डलहौजी ने बहुत सारी एनेक्सेशन करके ब्रिटिश एम्पायर में को जैसा जिस शेप में रखा, तो भारत का मैप 1947 आने तक ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। तो इस वजह से जो है वेस्टर्न हिस्टोरियंस कई सारे डलहौजी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि डलहौजी वन ऑफ द यंगेस्ट गवर्नर जनरल था। डलहौजी काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड था कि ब्रिटिश रूल को एक्सटेंड किया जाए, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल को, इनडायरेक्ट को नहीं, पर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल को एक्सटेंड किया जाए जितने ज़्यादा एरिया में किया जा सकता है। इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड था डलहौजी। तो साथ में उसके आने के पीरियड जब वो आया, उस समय जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स थे वो सफ़र कर रहे थे माल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। नेटिव रूलर्स जो थे वो प्रॉपरली माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, या फिर हम कहें सही से एडमिनिस्टर नहीं कर रहे थे अपने स्टेट्स को। तो इस वजह से ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सफ़र कर रहे थे। तो इसलिए इस चीज़ का सॉल्यूशन ये था डलहौजी के अकॉर्डिंग कि इन स्टेट्स को हमें एनेक्स कर लेना चाहिए। हम डायरेक्टली अब ब्रिटिशर्स को इन स्टेट्स को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स हैं उनको जो है अच्छी मार्केट मिल सके। तो इस वजह से जो है डलहौजी आएगा पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को लेकर के। तो डलहौजी अडॉप्ट करेगा पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। तो इस पॉलिसी के थ्रू ये काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल कंसोलिडेशन करेगा भारत के अंदर, और अपने जाने के समय से पहले तक वो ब्रिटिश एम्पायर का मैप कंप्लीट कर जाएगा एनेक्सेशन कर करके। तो वही मैप जैसा कि मैंने कहा कि 1947 तक ऑलमोस्ट रहेगा। तो इस वजह से उसे जो है वेस्टर्न हिस्टोरियन जो है कहते हैं मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। पर प्रॉब्लम ये थी कि डलहौजी के सामने अब एनेक्स करेगा वो इन सब स्टेट्स को, तो कैसे करेगा? तो इन सब स्टेट्स की एनेक्सेशन के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाएगा। कुछ स्टेट्स को वो वॉर करके एनेक्स करेगा, कुछ को वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू एनेक्स करेगा। हम थोड़ी देर में देखेंगे ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है क्या। कुछ स्टेट्स को वो मिस गवर्नेंस के चार्जेस के थ्रू वो करेगा, एनेक्स करेगा। तो अगर हम वॉर वाले स्टेट्स की एग्जांपल लें, तो जिन स्टेट्स को उसने वॉर करके एनेक्स किया, फॉर एग्जांपल सिक्किम हो गया, 1852 में उसने सिक्किम को एनेक्स किया। फिर बाकी उसने सेकंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर भी की थी, और उसने सेकंड पंजाब वॉर भी की थी। अगर हम बात करें मिस गवर्नेंस की, तो मिस गवर्नेंस के केस में हमारे पास अवध का एग्जाम्पल है। उसने अवध को एनेक्स किया था मिस गवर्नेंस के चार्जेस पर। हमें आपको याद होगा, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, है ना। अवध के केस में हमने डिस्कस की थी, स्लीमैन रिपोर्ट की थी डिस्कस। फिर स्लीमैन ने वो चीज़ नहीं लिखी जो डलहौजी चाहता था कि लिखे, तो फिर उसके बाद दोबारा से आउटरैम रिपोर्ट आती है, और ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो हमने ये सब पढ़ चुका है ऑलरेडी कि कैसे अवध का जो था नवाब वाजिद अली शाह, उसको फिर उसके बाद
कलकत्ता भेज दिया जाता है और फिर 1857 में उनकी वाइफ बेगम हज़रत महल जो हैं वो रिवोल्ट करेंगी। और कंक्लूजन में जो ये क्वेश्चन था कि डलहौजी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, तो इसके कंक्लूजन में हमें इस स्टेटमेंट से डिसएग्रीमेंट शो करना है और बताना है कि क्यों वो जो मॉडर्न इंडिया का मेकर है वो सिर्फ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से है, ना कि इंडियन पर्सपेक्टिव से है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का यूज़ करके डलहौजी ने काफ़ी सारे स्टेट्स को एनेक्स किया। तो होता ये है कि भारत में काफ़ी समय से एक जो है जिन राजाओं के बच्चे नहीं हुआ करते थे, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं होते थे, तो वो लोग अडॉप्ट कर लेते थे और फिर जो है वही फ्यूचर में अडॉप्टेड जो बच्चा है उनका वही फ्यूचर में जो है गद्दी संभालेगा। तो जो है इनहेरिटेड सन को सभी प्रॉपर्टीज़ और राइट्स मिलते थे उसके पिता से। तो पर बाद में हुआ ये कि 1825 के समय, तो 1825 के पीरियड के अराउंड तो थी अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी कि जितने भी रूलर हैं वो हिंदू लॉज के अंडर फ्री हैं अपने सक्सेसर को नॉमिनेट करने के लिए, चाहे वो सक्सेसर रियल हो या फिर अडॉप्टेड हो। पर फिर 1831 में कंपनी ने अपना स्टांस थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जो भी आप मतलब कि राजा की एप्लीकेशन होगी इंडियन रूलर की अपने अडॉप्टेड सन को अपना वारिस नॉमिनेट करने के लिए, यानी कोई अगर भारतीय राजा अपने अडॉप्टेड सन को नॉमिनेट करना चाहता है वारिस के लिए, तो सिचुएशन के हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। ये उनका स्टैंड था 1831 में। पर 1848 में 1848 में जब डलहौजी आएगा तो वो कहेगा नहीं, मैं अलाउ नहीं करूँगा कि किसी भी राजा का वारिस जो है वो अडॉप्टेड सन बने। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इस डॉक्ट्रिन में जो है उसने एनेक्स करना शुरू कर दिया था उन स्टेट्स को जो कि जिनका असली या फिर हम कहें बायोलॉजिकल संतान नहीं थी जिनके पास, और उन स्टेट्स को मर्ज कर दिया जाता था ब्रिटिश इंडिया के अंदर। अगर हम कुछ स्टेट्स के एग्जाम्पल देखें जिनको एनेक्स किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, तो हमारे पास एग्जाम्पल है सतारा का। सतारा को 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एनेक्स कर लिया। सतारा वही जगह है जो हमने देखी थी जहाँ पर शिवाजी के फैमिली के वंशज थे। और एक और स्टेट है जैतपुर है, और जैतपुर और संभापुर। तो इन स्टेट्स को 1849 में एनेक्स किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। संभापुर जो है आपका उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ के एक राजा थे सुरेंद्र साई, वो जो है रिवोल्ट कर देते हैं इसके बाद। फिर एक भगत करके स्टेट था जिसको 1850 में एनेक्स किया जाता है। एक स्टेट आपका उदयपुर करके था, उदयपुर, इसको एनेक्स किया जाता है 1852 में। ये उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये अलग है, ये सेंट्रल इंडिया में है ये उदयपुर। फिर झांसी को भी एनेक्स किया जाता है, झांसी यानी रानी लक्ष्मीबाई का स्टेट, उसको एनेक्स किया जाता है 1854 में। और फिर नागपुर को भी एनेक्स किया जाता है 1854 में। तो अब हम अगर बात करते हैं डलहौजी द्वारा जो रिफॉर्म्स लाए गए थे, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जो डलहौजी के पीरियड में आए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में एक चीज़ तो हमें ये देखने को मिलती है, क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन है, ओरिजिनली वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थी वो पोजीशन। तो यानी कि अब अगर डलहौजी बंगाल पहले मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, तो इसका मतलब
जो बंगाल का चार्ज है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो चार्ज है वो भी तो उसी के पास होगा। सपोज़ कि डलहौजी के पास कोई एक पर्सन आ रहा है, सर हमें बंगाल में ये इशू आ रहा है, छोटे मोटे इश्यूज़ को लेकर के डलहौजी के पास लोग आएंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डलहौजी की ही बनती है उसको उस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर है वो भी वही है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भी वही है। तो क्योंकि 1833 में ही इस पोजीशन को अपग्रेड किया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 1833 में ही बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यानी कि अब ये पर्सन पूरे इंडिया को तो चेक करेगा ही, पर साथ में बंगाल वाले जो लोकल इश्यूज़ हैं वो भी तो इसको ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस वजह से क्या किया इसने कि बंगाल का जो चार्ज है, एक नई पोजीशन क्रिएट की इसने, लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक नई पोजीशन क्रिएट की, और फिर बंगाल का जो चार्ज है यानी जो भी छोटे मोटे काम है वो इसको दे दिए, ताकि अब जो है ये बड़ी पिक्चर पर फोकस कर सके खुद। तो इस वजह से इसने ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन क्रिएट की और अब ये बंगाल के सारे काम देखेगा। तो आज की डेट में जैसे कि दिल्ली का एग्जाम्पल है हमारे पास, दिल्ली नेशनल कैपिटल है। एक्चुअल में दिल्ली जो है वो प्रेसिडेंट के अंडर आती है, पर प्रेसिडेंट तो अपने और भी कामों में बिजी होता है, वो थोड़ी ना डेली छोटे छोटे काम देखेंगे दिल्ली के अंदर के। तो इसलिए इस वजह से दिल्ली के अंदर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन है आज की डेट में भी भारत के अंदर। फिर साथ में एक और काम जो डलहौजी ने किया वो ये था कि जो भी न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज़ थी, क्योंकि इसने हमने देखा कि स्टार्टिंग में इसने बहुत सारी वॉर्स की, सिक्किम के साथ की इसने, फिर लोअर बर्मा ले लिया इसने, पंजाब भी ले लिया। तो ये सब जो न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज़ थी, तो अब इसके सामने इस प्रश्न था कि ये इन टेरिटरीज़ का करे क्या इनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए साथ वाली टेरिटरीज़ में मर्ज कर दिया जाए या फिर क्या किया जाए। तो इसने क्या किया कि इसने जो है एक नई चीज़ क्रिएट की, इनको बनाया इसने चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, और इनकी देखभाल या फिर इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालेगा उस पोजीशन को कहा गया चीफ कमिश्नर। ओके। और जो ये चीफ कमिश्नर था ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा गवर्नर जनरल को। तो यानी कि डलहौजी के अंडर आएगा चीफ कमिश्नर, और चीफ कमिश्नर ध्यान रखेगा जो भी ये न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज़ जिनको दर्जा दिया गया है चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस का। ठीक है। तो एक तरह से इसकी एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी थी, क्योंकि अब जैसे मान लो नई नई टेरिटरीज़ एक्वायर की हैं तो चांसेस होते हैं कि उन टेरिटरीज़ में रिवोल्ट भी हो जाए, है ना। तो इस वजह से इसने डायरेक्टली अपने अंडर रखा था चीफ कमिश्नर्स को, है ना। चीफ कमिश्नर्स डायरेक्टली इसको रिपोर्ट करते थे अबाउट द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। तो आपको ये याद रखना है कि जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस का जो सिस्टम है ये डलहौजी ने स्टार्ट किया था, और इवन जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा बाय 1950s तक जो हैं ये चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑलमोस्ट ऐसी ही रहेंगी। तो भारत के संविधान के अंदर इंडियन स्टेट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, ABCD। तो जो कैटेगरी C के स्टेट्स थे ये वो स्टेट्स थे जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की प्रेजेंट डे की हम बात करें तो आज की डेट में जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो एक तरह से चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस का ही एग्जांपल हैं, क्योंकि यूटीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट डायरेक्टली ही प्रेसिडेंट के अंडर आती हैं और उनको देखने के लिए गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं। और दिल्ली के केस में भी हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है
डेली एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क को रन करने के लिए। बाकी डलहौजी ने अपने टाइम में काफ़ी सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स भी लाए। तो अगर हम मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात करें तो एक चीज़ जो इसने की वो ये की कि यूरोपियन सोल्जर्स जो थे इंडियन आर्मी के अंदर, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी। यूरोपियन सोल्जर्स की इसने नंबर्स बढ़ा दिए इंडियन आर्मी के अंदर। और जो चीज़ हुई वो ये कि इसके समय पर जो है मार्शियल ट्राइब्स की जो है वो रेजिमेंट्स बनने लग गई थी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिख्स हो गए, गोरखाज हो गए, कुछ कम्युनिटीज़ मराठास के अंदर भी थी वगैरह वगैरह। तो ये अंग्रेज़ क्या करते थे, इन्होंने कुछ कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया कि भाई ये ट्राइब्स जो हैं मार्शियल ट्राइब्स हैं, यानी अच्छा लड़ सकती हैं ये। तो इन्होंने उनकी रेजिमेंट्स बनाना भी शुरू कर दिया था। ठीक है। बाकी मार्शियल ट्राइब्स का जो सिस्टम है इनकी रेजिमेंट्स का, ये जो है 1857 के रिवॉल्ट के बाद और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, या फिर हम कहें रिजिड हो जाएगा और ज़्यादा। तो उसके 1857 के बाद ये चीज़ ज़्यादा होने लगेगी। एक और चीज़ जो इस समय पर हो रही थी वो ये थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स थे वो खुश नहीं थे बहुत सी चीज़ों से। उनमें से एक ये था कि सोल्जर्स को जो है वो अलग अलग एरियाज़ में भेजा जा रहा था, क्योंकि डलहौजी ने आते ही एक तो बहुत सारी वॉर छेड़ दी, कभी बर्मा में तो कभी सिक्किम में तो कभी पंजाब में तो कभी कहाँ। तो सोल्जर्स को अलग अलग एरियाज़ में भेजा जाता था, अपने इलाकों से बाहर भेजा जाता था। तो कंटिन्यूस फाइट चल रही थी। तो इस सब से काफ़ी पक चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स भी। साथ में वो नाराज़ भी थे क्योंकि विलियम बेंटिक द्वारा पास्ट में उनका भत्ता बंद कर दिया गया था, इन लोगों की सैलरी भी कम थी। तो इस वजह से इन सब चीज़ों से वो नाराज़ थे। साथ में सोल्जर्स के साथ होता ये था कि जब इन्हें बाहर भेज दिया जाता था तो देश से बाहर जाने पर यूजुअली उस समय पर भारत के कई हिस्सों में सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, क्योंकि इन्हें कहा जाता था कि तुम देश से बाहर चले गए, तुमने पता नहीं वहाँ पर अपने रीति रिवाज फॉलो किए भी होंगे या नहीं, तुमने बहुत से रूल तोड़े होंगे, तुमने बहुत सी उल्टी फुल्टी चीज़ें खाई होंगी, तो हम तुम्हें आउटकास्ट कर देते हैं, हम तुम्हें आउटकास्ट कर देते हैं। तो जब आपको अपने ही लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ भी आपको पसंद नहीं आएगी। और साथ ही इस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1854 में जो है क्रीमियन वॉर हुई थी। क्रीमिया पेनिनसुला पता ही होगा आपको, क्रीमियन वॉर हुई थी 1854 में। इसमें भी भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स भेजे गए थे। ये वॉर हुई थी आपकी रशिया वर्सेस ब्रिटेन प्लस फ्रांस एक साइड थे। तो इसमें ब्रिटिशर्स ने भारत से ही सोल्जर्स भेजे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये सब हम पढ़ेंगे बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। साथ में इस पीरियड में डलहौजी ने जो है संथाल रेबेलियन उसको भी बुरी तरह से क्रश कर दिया था, है ना। संथाल रेबेलियन जो था इट वाज वन ऑफ द ब्लडिएस्ट रेबेलियन, 1857 से पहले का वन ऑफ द ब्लडिएस्ट रेबेलियन था ये। तो इसको भी डलहौजी ने क्रश करवा दिया था। तो जब आपको क्या बोलते हैं इंडियन आर्मी को अपने ही आदिवासी भाइयों पर गोलियां चलाने को कहा जाएगा, उनसे गोलियां चलवाई जाएंगी, तो ये चीज़ भी सोल्जर्स को पसंद नहीं आएगी। तो इस वजह से भी सोल्जर्स के अंदर थोड़ी बहुत नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आना शुरू हो गए थे। फिर साथ में तब इन सब चीज़ों से सोल्जर्स खुश नहीं थे, तो काइंड ऑफ थोड़ा रेजिस्ट करने लग गए थे वो। तो फिर उस वजह से डलहौजी ने ला दिया फिर जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट, जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856। ये एक्ट जो है सोल्जर्स को फोर्स करता था कि आपको जहाँ बोला जाए आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, जहाँ आपको भेजा जाए आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। ये चीज़ फोर्स की जाती थी सोल्जर्स के ऊपर इस एक्ट के थ्रू। तो इस कारण से भी सोल्जर्स जो हैं हैप्पी नहीं थे। ओके।
बाकी इस समय पर एक और चीज़ जो हुई वो ये थी कि 1856 में ही इंट्रोडक्शन हो गई थी आपकी एनफील्ड राइफ़ल की। ये वही राइफ़ल है जो 1857 में जाकर के फटेगी। यानी कि जो ये राइफ़ल थी इसको इंट्रोड्यूस डलहौजी के कार्यकाल में ही कर दिया गया था। 1856 के ट्रांजिशन तक ये इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, ठीक है। तो इस समय पर एक तो क्योंकि काफ़ी रेबेलियन हो रहे थे, जैसे संथाल रेबेलियन ये सब हो रहा था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस समय कहा था कि हमें एक बेटर गन की ज़रूरत है, हमें एक बेटर गन की ज़रूरत है। तो फिर एनफील्ड राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। तो एनफील्ड राइफल में होता क्या था, आपको कारतूस चबानी पड़ती थी दांतों से, है ना। तो फिर उस समय ये अफवाह फैल गई थी कि इसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी है, तो हिंदुओं और मुस्लिमों को लगा कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो इस वजह से भी रिवोल्ट हो गया था। ये एक मेजर कारण था उस समय रिवोल्ट का। इमीडिएट कारण की अगर हम बात करें तो यही था इमीडिएट कारण। एक और चीज़ जो डलहौजी ने की थी, उसने ये किया था कि जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो उसने शिफ्ट कर दिया था कैलकटा से मेरठ को। ओके, क्या शिफ्ट किया था उसने? मिलिट्री हेडक्वार्टर। तो और फिर मेरठ में ही आपकी रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत होगी 10 मई 1857 को। तो क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि अगर शायद शिफ्ट नहीं किया होता हेडक्वार्टर तो शायद रिवोल्ट ना होता, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है ना। बंगाल जो है अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का इलाका है, साथ में वहाँ पर यूरोपियन सोल्जर्स भी बहुत हैं, तो वहाँ पर इतना ईजी नहीं होता रिवोल्ट करना, और शायद साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो पर इसने तो मेरठ में शिफ्ट कर दिया था मिलिट्री हेडक्वार्टर। इसका प्लान ये था कि मैं मेरठ से पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करूँगा, कहीं पे रिवोल्ट्स हो तो फट से वहाँ पर सेना भेज के उसको सप्रेस भी कर दूँगा। तो इस तरह की ये सब चीज़ें लाई थी इसने मिलिट्री रिफॉर्म्स के अंदर, जैसे जनरल एलिस्टमेंट एक्ट हो गया, और सोल्जर्स को देश के बाहर भी भेजा जाता था अलग अलग एरियाज़ में। हमने अभी अभी एग्ज़ाम्पल देखा क्रिमियन वॉर का, है ना। और अब हम अगर बात करें रेवेन्यू रिफॉर्म्स की जो इसके समय पर लाए गए, ठीक है, अब हम रेवेन्यू रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो रेवेन्यू रिफॉर्म्स में जैसे कि अगर हम बात करें महलवाड़ी सिस्टम था, वो तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही स्टार्ट हो गया था, पर विलियम बेंटिक ने महलवाड़ी के अंदर कुछ चेंजेस लाए थे, उसने रिफॉर्म्स लाए थे महलवाड़ी सिस्टम के अंदर। तो वैसे ही डलहौजी ने देखा कि ज़मींदार जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। तो इसने क्या करवाया, जो बॉम्बे प्रोविंस थी उसके अंदर इसने एक सर्वे करवाया। सर्वे किस चीज़ का करवाया कि पता लगे कि कितने ज़मींदार हैं बॉम्बे प्रोविंस के अंदर, ठीक है। बॉम्बे प्रोविंस में उस समय क्या बोलते हैं, रैयतवाड़ी सिस्टम लागू था, ठीक है। बॉम्बे प्रोविंस के अंदर उस समय रैयतवाड़ी चल रहा था, ओके। तो इसने सर्वे करवाया बॉम्बे प्रोविंस के अंदर कि कितने ज़मींदार हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ ज़मींदार थे, ऑल्दो रैयतवाड़ी एग्जिस्ट कर रहा था, पर कुछ ज़मींदार थे और वो ज़मींदार कंपनी को एफिशिएंटली वर्क करना अलाउ नहीं करते थे। तो इसने सर्वे करवाया कि कितने ज़मींदार हैं। फिर इसमें इसने देखा कि कुछ तो हेरिडिटरी ज़मींदार हैं, यानी जिनके पास पुश्तैनी समय से ज़मीन है। तो उसने सोचा कि अगर हम इनको कुछ करेंगे तो ये तो हमारे नाक में दम कर देंगे, तो इसने बोला हम इनको कुछ नहीं करेंगे। पर जो दूसरे ज़मींदार थे जिनको की ज़मीन गिफ्ट में मिली हुई थी, है ना, जैसे पुराने समय में मुग़ल जो है राजा गिफ्ट में दे दिया करते थे, कोई प्रोविंशियल गवर्नर ने कभी किसी को गिफ्ट में दे दियो, तो इस तरह से ज़मीन जो है गिफ्ट में दी जाती थी। तो जो लैंड गिफ्ट में दी जाती थी उसको बोला जाता था इनाम,
ठीक है, इस ज़मीन को बोला जाता था इनाम। तो डलहौजी ने फिर बनाया एक कमीशन और इस कमीशन का नाम दिया उसने, इसका नाम था इनाम कमीशन। तो डलहौजी ने इनाम कमीशन बनाया। तो इस इनाम कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर आपकी जो ज़मीन है वो इलीगल है, अगर आपके पास जो है गिफ्टेड लैंड है, अगर आपके पास भारत के राजाओं या फिर इनके द्वारा दी गई गिफ्टेड लैंड है, तो आपकी ज़मीन अब से इलीगल कंसिडर की जाती है और स्टेट जो है वो अब इस ज़मीन को टेक ओवर करेगा। फिर स्टेट टेक ओवर करने के बाद स्टेट इस ज़मीन को रैयतवारी में के सिस्टम में डाल देगा और ऑब्वियसली रैयतवारी से तो स्टेट जो है वो खुद डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करता है, तो इस वजह से स्टेट का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये थे रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो लाए गए डलहौजी के द्वारा। तो अब हम अगर बात करें एजुकेशनल रिफॉर्म्स की जो इसने लाए, तो लेट अस सी द एजुकेशनल रिफॉर्म्स नाउ। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स में एक तो जो है इसने एक चीज़ स्क्रैप की, वो थी विलियम बेंटिक के द्वारा लाई गई क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली जो उसकी एजुकेशन पॉलिसी थी ना, वो इसने स्क्रैप कर दी। मल्टी लेवल मार्केटिंग एजुकेशन पॉलिसी, इसका नाम कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग पॉलिसी नहीं था, आप ऐसा मत लिख लेना एग्ज़ाम में, मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। जो विलियम बेंटिक ने मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी लाई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि 440 को पढ़ाएंगे, 40 400 को पढ़ाएंगे, 400 4000 को पढ़ाएंगे और 4000 4 लाख को पढ़ाएंगे। तो ये पॉलिसी इसने स्क्रैप कर दी क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। इस तरह से एजुकेशन को स्प्रेड कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। बाकी इसके समय में होता ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल से एक चिट्ठी आती है 1854 में। इस चिट्ठी को कहा जाता है चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। चार्ल्स वुड जो था इस समय पर, वो था आपका डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का डायरेक्टर था इस समय। तो इसने कहा कि अब से जो है भारत के अंदर जो लोअर एजुकेशन है, यानी लोअर लेवल की एजुकेशन है, वो पढ़ाई जाएगी वर्नैकुलर लैंग्वेज में, यानी कि मातृभाषा में लोअर लेवल वाली शिक्षा भारतीय लोगों को दी जाएगी। और साथ ही साथ ये कहा गया कि जो हायर एजुकेशन है वो दी जाएगी अब से इंग्लिश में। तो अब ये था कि जो भारतीय व्यक्ति है वो अब धीरे धीरे एंग्लिसाइज होगा, उसको जो है वो प्राइमरी एजुकेशन या फिर हम कहें लोअर एजुकेशन वो उसकी वर्नैकुलर भाषा में दी जाएगी और जो हायर एजुकेशन है वो अंग्रेज़ी भाषा में दी जाएगी। पर यहाँ पर भी आपका या फिर हम कहें इनका जो मोटिव था वो ये नहीं था कि भारतीयों को कोई हम टेक्निकल एजुकेशन दें या वोकेशनल एजुकेशन दें जिसके थ्रू ये जॉब लग सकें या इस टाइप की चीज़ हो। इनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था। ये थोड़ी बहुत जो एजुकेशन दी जा रही थी इसमें भी ये भी मैटर करता है कि आप सिलेबस में क्या पढ़ा रहे हो। आप यहाँ पे कोई टेक्निकल एजुकेशन थोड़ी दे रहे हो, आप सिलेबस में बस ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हो जिसके थ्रू आप भारतीयों को एंग्लिसाइज करना चाहते हो। तो इस तरह से डलहौजी को कहा जाता है कि इसने फाउंडेशन रखी थी मॉडर्न एजुकेशन की भारत के अंदर, और इसके समय पर एंग्लो वर्नैकुलर स्कूलिंग की शुरुआत हुई। एंग्लो वर्नैकुलर स्कूलिंग की शुरुआत इसके समय पर हुई। बाकी एस्टेब्लिशमेंट की जाती है
3 प्रेसिडेंसीज के अंदर 3 अलग अलग कॉलेजों की, है ना, 3 कॉलेजेस की स्थापना की जाती है 3 प्रेसिडेंसीज के अंदर। 3 प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी हो गई आपकी? एक बंगाल हो गया, एक मद्रास हो गया, और एक हो गया आपका बॉम्बे। ये कॉलेज एस्टेब्लिश किए जाएंगे 1857 के रिवोल्ट के बाद। 1857 में ही किए जाएंगे, पर 1857 के रिवोल्ट के बाद। बाकी पर इशू एक्चुअल में ये था कि इन कॉलेजेस वगैरह में सिलेबस में पढ़ाई जाती थी, जैसे आपकी जेम्स मिल वगैरह की किताबें हो गई। तो एक इंसिडेंट या ऐसा कुछ हम कहें कि 1858 में जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो वन ऑफ द अर्लीस्ट ग्रेजुएट थे कलकत्ता के कॉलेज के, या हम कहें कलकत्ता वाली यूनिवर्सिटी के। तो इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि कॉलेज में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं दिस इज़ नॉट द इंडियन हिस्ट्री, हमें रॉन्ग चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो ये सब जो भी एजुकेशन दी जा रही थी, जो जेम्स मिल वगैरह की किताबें पढ़ाई जा रही थी, तो ऑल दिस एजुकेशन वाज बीइंग गिवन टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉलोनाइजेशन। घुमा फिरा के ये अपने कॉलोनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ही पूरा करना चाहते थे। बाकी फिर 1848 में जो है रुड़की के 1845 में रुड़की के अंदर थॉम्पसन कॉलेज बनाया गया था, इंजीनियरिंग कॉलेज था ये। तो डलहौजी जो है इस कॉलेज को अपग्रेड कर देता है, इस कॉलेज को डलहौजी। और अब हम अगर बात करें सोशल रिफॉर्म्स की जो कि इसने लाए डलहौजी ने, या डलहौजी के समय पर जो सोशल रिफॉर्म्स हुए, अगर हम उनकी बात करें तो एक चीज़ जिसके लिए इसको कुछ हिस्टोरियंस काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट देते हैं वो है विडो री मैरिज एक्ट ऑफ 1856। ओके, तो कहानी ये है कि हमने देखा था कि कैसे राम मोहन रॉय वर्क करते हैं सती एबोलिशन के लिए, पर सती एबोलिशन के बाद भी जो है अगर विधवा है उसको उस समय पर जो है रीमैरिज करना अलाउड नहीं होता था, एक विधवा को पुनर्विवाह करना अलाउड नहीं होता था। तो इस समय पर जो है अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो हैं वो डलहौजी को कहेंगे कि प्लीज़ आप ऐसा एक्ट बनाइए कि विडोज़ की रीमैरिज हम कर सकें, उनके लिए हम कुछ हेल्प कर सकें। तो इनके बोलने पर डलहौजी ने ये एक्ट बनाया था। तो इसका क्रेडिट जो है डलहौजी को नहीं मिलना चाहिए। एक्चुअल में तो जो भी काम किया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया था। डलहौजी तो वॉज जस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, ही जस्ट साइन द पेपर्स। कागजी तौर पर उसने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की, ग्राउंड वर्क के लिए उसने कोई लेटर और स्पिरिट में काम नहीं किया था। बाकी अगर हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात करें तो ये बेथ्यून कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और ये साथ में कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के भी प्रिंसिपल थे। ओके, ये बेथ्यून कॉलेज के प्रिंसिपल थे और कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के भी प्रिंसिपल थे। बाकी जैसा मैंने कहा कि डलहौजी ने ये एक्ट लाया तो लाया, पर उसने कोई लेटर और स्पिरिट में इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई ग्राउंड वर्क नहीं किया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इस एक्ट के पास होने के बाद 1856 में जो है बंगाल में पहली विडो रीमैरिज ऑर्गेनाइज की थी। और इस विडो रीमैरिज को देखने के लिए लगभग उस समय पर 80,000 लोग आए थे। तो ये काफ़ी बड़ा इवेंट था उस समय पर।
तो बाकी पर फ्यूचर में ये लॉ उतने अफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, एंड ऑल्सो एक साल बाद ही इसके रिवोल्ट हो जाता है 1857 का रिवोल्ट, तो फिर ये एक्ट उतना प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। बाकी अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए, तो अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में सबसे पहले हमें रेलवे की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अगर हम इसमें रेलवे रिफॉर्म्स की बात करें तो रेलवेज़ की शुरुआत की गई थी, पर मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इनका कॉलोनाइजेशन का ही था। अगर इन्होंने भारत के अंदर रेलवेज़ डेवलप किए तो यहाँ पर इनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे। बहुत से ऑथर्स लिखेंगे कि वाओ डलहौजी ने रेलवेज़ बनाए भारत में, ये किया वो किया डैश डैश डैश, पर थे तो कॉलोनियल इंटरेस्ट ही ना इसके पीछे। ये सब इन्होंने इसलिए ही किया ताकि भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ बढ़ सके, ताकि भारत को ये प्रॉपरली कॉलोनाइज कर सके। तो खैर अगर हम रेलवेज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रेन चली थी आपकी मुंबई से थाने के बीच में, ये हुआ था आपका 1853 में। तो देखो 1853 में इन्होंने यहाँ पे भारत में ट्रेन चलाई, और पहली बार इंग्लैंड में कॉमर्शियल रेलवे चला था 1833 में ही। तो विद इन ओनली एंड ओनली 20 ईयर्स इन्होंने भारत के अंदर रेलवे ला दिए। तो इतनी जल्दी ये लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इतनी जल्दी ये क्यों कर रहे हैं? आज की डेट में भी अगर इन्हें कोई टेक्नोलॉजी देनी हो वेस्टर्न कंट्रीज़ को, तो ये देते नहीं है इतनी आसानी से, नॉर्मली तो देते ही नहीं है ये, अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी हो तो। और यहाँ पर इस केस में 20 सालों के अंदर ही ये रेलवे की टेक्नोलॉजी इन्होंने भारत में ला करके रख दी। क्यों? क्योंकि इनके अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट थे, इन्हें भारत से रॉ मटेरियल्स ले जाने थे, ताकि इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ में उन रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स को भारत में ला करके वापस से बेचा जा सके, भारत की मार्केट के अंदर सस्ते दामों में बेचा जा सके, ताकि भारत के जो लोकल गुड्स है वो इनके सामने compete ना कर पाएँ, और भारत की इस तरह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी। तो ये सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इनके द्वारा डेवलप किया जा रहा था। इससे जो चीज़ होगी वो थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, बाकी एक और एडवांटेज जो इनको रेलवे डेवलप करने से मिल रही थी वो थी, एक तो गुड्स की एडवांटेज तो थी ही कि वो रॉ मटेरियल ले जाएंगे भारत से इजीली, अलग अलग कोनों से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिनिश्ड गुड वापस भारत की मार्केट्स में पहुंचाएंगे। पर इसके अलावा जो उनका मोटिव था, वो स्ट्रेटजिक मोटिव था, वो था ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए, ताकि अगर भारत के किसी कोने में कहीं पे कोई रिवोल्ट हो तो ये इजीली अपने सैनिकों को वहाँ पहुँचा सकें और उस रिवोल्ट को दबा सकें। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल केस लेते हैं शिमला दार्जिलिंग वगैरह का, वहाँ पर बड़ी ट्रेन नहीं चला पाए थे, तो उन एरियाज़ के लिए इन लोगों ने वहाँ पर टॉय ट्रेन्स बना दी थी। फिर टॉय ट्रेन्स के थ्रू ताकि ये वहाँ से चाय के बगानों वगैरह से ला सकें अपने लिए ये रॉ मटेरियल। तो डिफेंस पर्पस भी था और ट्रेड पर्पस भी था, दोनों पर्पस थे इस ट्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के पीछे। बाकी ये बात अलग है कि इंडियंस ने भी एडवांटेजेस ली अपने तरीके से। जो इन्होंने रेलवे डेवलप किया उसका फ़ायदा अब इंडियन रेवोल्यूशनरीज भी उठाएंगे फ्यूचर में, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स भी उसका फ़ायदा उठाएंगे फ्यूचर में, अपनी मूवमेंट के लिए, आइडिया का एक्सचेंज करने के लिए। तो इसका इनडायरेक्टली फ़ायदा तो मिलेगा फ्रीडम स्ट्रगल में। बाकी जब अंग्रेज़ भारत को छोड़ के गए 1947 में, उस समय तक लगभग 45,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क बिछा चुके थे भारत के अंदर। पर हमें ये बात माइंड में हमेशा याद रखनी है कि इस सब का ऑब्जेक्टिव सिर्फ़ और सिर्फ कॉलोनाइजेशन था, इसका ऑब्जेक्टिव वेलफेयर बिल्कुल भी नहीं था।
इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम एक और चीज़ की बात करें, जो चीज़ इन्होंने डेवलप की वो था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। अगर आपने मोर्स कोड के बारे में पढ़ा होगा तो वो इसमें यूज़ होता था। मोर्स कोड डॉट 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 के थ्रू मैसेजेस कन्वे करने के लिए यूज़ होता था, या फिर होता है हम कहें तो आफ्टर 1850s जो है ये धीरे धीरे भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की लाइंस बिछाने की शुरुआत करेंगे। इसमें एक केबल यूज़ होती है जिसमें टेंशन कंप्रेशन डेवलप किया जाता है, जिसके थ्रू डॉट्स जो हैं वो प्रिंट होते हैं, या फिर हम कहीं मशीन के अंदर डॉट्स प्रेस होते हैं। ओके, तो इसको ही डलहौजी को फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया। का क्या कहा जाता है इसको? फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया। पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, इस सब का पर्पस था कॉलोनाइजेशन ही, और ऐसा तो है नहीं कि इनका जो ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ है वो कोई कॉमन लोगों द्वारा यूज़ किया जा रहा था। इसका यूज़ तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही किया जा रहा था। तो इन्होंने लगभग 4000 माइल्स ऑफ टेलीग्राफ लाइंस बिछाई थी। एक लाइन इनकी थी कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक। ओके, एक लाइन इनकी ज्वाइन करती थी बॉम्बे और मद्रास को भी। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द टेलीग्राफ लाइंस। और टेलीग्राफ ने ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन क्रशिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि मान लो कहीं पे रिवोल्ट शुरू हो जाता तो ये टेलीग्राफ से झट से मैसेज पहुंचा देते थे कि फटाफट सेना भेजो, यहाँ पर रिवोल्ट शुरू हो गया है। तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिली थी इनको 1857 के रेवोल्यूशन के समय उसको सप्रेस करने के लिए। एक और रिफॉर्म्स जो डलहौजी ने लाए वो थे पोस्टल रिफॉर्म्स। पोस्टल रिफॉर्म्स के अंदर अगर हम देखें तो इसने मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इसके समय पर ही पास हुआ था पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854। इसके समय पर पास हुआ था पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854। बाकी एक और चीज़ जो इसने की थी, इसने पोस्टल रेट्स को यूनिफॉर्म कर लिया था। यानी आप किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हो भारत में पोस्ट, तो सेम ही रेट अप्लाई होगा। चाहे अगर आप दिल्ली के साइड में हरियाणा ही क्यों ना भेज रहे हो, या फिर आप दिल्ली से कन्याकुमारी क्यों ना भेज रहे हो। ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात थी इसकी, या फिर बहुत ही बेवकूफ़ी भरा स्टेप था कि आप कम दूरी में भी उतने ही पैसे लोगे जितना कि बहुत ज़्यादा दूरी में आप लोगे। तो यूनिफॉर्म रेट जो इसने स्टार्ट किया था इसमें पोस्ट के लिए, तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से भारतीय जो सैनिक थे वो नाखुश थे, क्योंकि शुरुआती दौर में सोल्जर्स को स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती थी। इन्हें कहा जाता था कि आप सोल्जर्स हो, आप इतनी दूर दूर फैमिली से काम कर रहे हो, तो आप बिना स्टैंप ड्यूटी के भी पोस्ट भेज सकते हो। पर इसने अब यूनिफॉर्म रेट ला दिया, यूनिफॉर्म रेट की इंट्रोडक्शन की, तो अब ऑब्वियसली सोल्जर्स को भी पैसे देने पड़ रहे थे, चाहे वो कम दूरी के लिए ही पोस्ट क्यों ना भेजना हो, तो भी आपको यूनिफॉर्म रेट की वजह से उतने ही पैसे देने पड़ रहे थे। तो इस वजह से भी काफ़ी नाखुश थे इंडियन सोल्जर्स। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस होगा उनके अंदर जो है गुस्से का। बाकी इसने इंट्रोडक्शन की थी पोस्टेज स्टैंप्स की, ठीक है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो इसने सेटअप किया था भारत के अंदर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD इसने ही सेटअप किया था। ओके, PWD। तो PWD का काम ये होता था कि इसको काफ़ी ज़्यादा फंड मिलते थे पब्लिक वर्क्स के काम करने के लिए। तो इसका काम होता था ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, है ना, कैनाल्स बनाना। पर देखो, अगर आप ब्रिजेस बना रहे हो और रोड्स बना रहे हो,
तो इसमें इनका ऑब्जेक्टिव कोई पब्लिक वेलफेयर नहीं है, इसमें इनका ऑब्जेक्टिव है ट्रूप मूवमेंट, है ना, ताकि जिन एरिया से इनको ट्रूप मूवमेंट आसानी से करवानी हो उधर ये ब्रिजेस और रोड्स बना देंगे। और तो और साथ में रॉ मटेरियल ले जाने के लिए भी यूज़फुल होंगे इनको ये रोड्स वगैरह। तो ट्रूप मोबिलाइजेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न था इस चीज़ का। और अगर हम बात करें कैनल्स का, जो कैनल्स डेवलप की जाती थी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा, तो इसका कैनल्स का रीज़न भी यही था कि ये कॉमर्शियल क्रॉप्स को जो हैं वो बढ़ावा देना चाहते थे। ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर को या फिर हम कहें कॉमर्शियल क्रॉप्स को बढ़ावा देना चाहते थे, ताकि इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ के लिए आसानी से रॉ मटेरियल मिल सके। तो यहाँ पर भी इन्होंने कोई फूड क्रॉप्स के लिए कैनल इरिगेशन को बढ़ावा नहीं दिया, ये तो बस पैसा कमाना चाहते थे। ये चाहते थे कि कॉमर्शियल क्रॉप्स और ज़्यादा उगाई जाएं और ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर भी इनका ऑब्जेक्टिव कोई वेलफेयर का नहीं था, बल्कि इनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाने का ही था। ओके, अब हम अगर बात करें कॉमर्शियल रिफॉर्म्स की कि क्या क्या कॉमर्शियल रिफॉर्म्स लाए डलहौजी ने, तो अब हम देखेंगे कॉमर्शियल रिफॉर्म्स। कॉमर्शियल रिफॉर्म्स में ये फ्री ट्रेड जो है बढ़ाना चाहता था। फ्री ट्रेड इन द सेंस के ये ट्रेड को बढ़ाना चाहता था, आप सिंपली इतना ध्यान में रखना, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए क्या करेगा, ये इंडियन जो पोर्ट्स हैं उनको पूरी दुनिया के लिए ओपन कर देगा, इंडियन पोर्ट्स को दुनिया के लिए ओपन कर देगा। तो यहाँ पर भी इनके कॉलोनाइजेशन इंटरेस्ट ही सर्व हो रहे थे। इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि भारत के पोर्ट्स से आसानी से रॉ मटेरियल ले जाया जा सके। इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ के लिए यही था इनका पर्पस, पोर्ट्स को डेवलप करने का। तो हमें एग्जांपल्स मिलते हैं कि कराची का पोर्ट डेवलप किया गया था, बॉम्बे का किया गया था इसके द्वारा, कलकत्ता का किया गया था। तो ये डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि पहली बार पोर्ट्स बनाए गए, पोर्ट्स पहले से ही एग्जिस्ट करते थे। इन पोर्ट्स को थोड़ा डेवलप किया गया, जैसे मान लो ड्रेजिंग वगैरह की गई और साथ ही साथ लाइट हाउस वगैरह भी कंस्ट्रक्ट किए गए थे। तो जितने ज़्यादा पोर्ट्स होंगे इसका मतलब मोर पोर्ट्स मीन्स मोर ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। ओके, मोर पोर्ट्स मीन्स मोर ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। तो इस तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो जाएगी उस समय पर। भारत से जो है वो रॉ मटेरियल्स भर भर कर बोट में ले जाए जाएंगे। अगर आपको इतना ही वेलफेयर करने की होती तो अंग्रेज़ जो हैं वो इंडियन शिप्स को अलाउ करते फॉरेन लैंड से ट्रेड करने के लिए, पर इंडियन शिप्स को अलाउ नहीं किया जाता था फॉरेन लैंड से ट्रेड करने के लिए। इन्होंने इंडियन शिपिंग इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय किया अंग्रेज़ों ने, क्योंकि सिर्फ ब्रिटेन की शिप्स को ही अलाउ किया जाता था ट्रेडिंग गुड्स ले जाने के लिए। अगर किसी भारतीय व्यापारी को भी इंग्लैंड में कोई ट्रेडिंग गुड्स ले जाने हों तो उसे ब्रिटेन की ही शिप्स में ले जाना पड़ता था, क्योंकि इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री को अलाउ नहीं था ये सब चीज़ें करना। ओके, अब हम अगर बात करें साथ में, एक तो हमने देखा कि इसने कैसे अंग्रेज़ों ने ब्रिटिशर्स ने इंडियन शिपिंग इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय किया। बाकी जो एक डलहौजी ने पॉलिटिकल गेम खेली वो ये थी कि इसने बहादुर शाह जफ़र को कहा कि देखो राजा, अब तुम आखिरी राजा हो जो कि लाल किले में रहोगे। तुम्हारा बेटा जो है मिर्ज़ा मुग़ल, उसका नाम था मिर्ज़ा मुग़ल, वो अब आपके बाद रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा एज एम्परर। तो ठीक है,
तो उसने कहा कि फिर आप ही अंतिम राजा रहोगे जो कि लाल किले के अंदर रहेगा। तो इस तरह से पॉलिटिकल गेम भी खेली डलहौजी ने। खैर इस चीज़ की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैनिंग के समय पर होगी, जो लाल किला को खाली करवाया जाएगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैनिंग के समय पर होगी। तो बाकी इसके समय पर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 भी लाया गया था। तो हमने देखा कि कैसे 1833 में चार्टर एक्ट लाया गया था 20 साल के लिए, और उसमें ये कहा गया था कंपनी को कि अब तुम्हारे पास सिर्फ पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, अब तुम्हें इकोनॉमिक फंक्शंस नहीं करने हैं। उनके पास जो टी और ट्रेड विद चाइना की मोनोपोली थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया था 1833 के एक्ट में, चार्टर एक्ट में। और हमने देखा कि कैसे 1813 और 1833 में काफ़ी सारे लोग थे जो लॉबिंग कर रहे थे, जिनका ये मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से रिमूव कर देना चाहिए और क्राउन को जो है वो डायरेक्टली टेक ओवर करना चाहिए। तो ऑब्वियसली बाय 1853 ये डिस्कशन होगी, और इस तो फिर 1853 में भी जब ये डिस्कशन होती है तो इस बार ये डिसाइड किया गया कि अब जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वो जो है कंपनी को जो राइट्स हैं वो जो है वो देगा अप टू द प्लेजर ऑफ द क्राउन, अप टू प्लेजर ऑफ क्राउन। यानी कि इस बार कोई 20 साल की लिमिट नहीं दी गई। अब कहा कि जब तक तुम ऐसे काम करोगे कि क्राउन खुश है तो तब तक तुम बने रहोगे, वरना तुम हटा दिए जाओगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में अगर किसी राज्य में गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है तो इंडिया में अगर किसी गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा तो वो इसी प्लेजर डॉक्ट्राइन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। यानी जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है, यानी जब तक के प्रेसिडेंट की मर्जी है तब तक वो गवर्नर पोस्ट पर बना रहेगा, अदरवाइज तो उसको 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। तो फिर हम देखेंगे कि 1857 का रिवोल्ट होगा और रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को रिमूव कर दिया जाएगा और फिर क्राउन टेक ओवर करेगा। तो यानी कि क्राउन का जो टेक ओवर है वो आज नहीं तो कल होना ही था। ये बात बहुत ही क्लियर थी 1853 के चार्टर एक्ट में। और अगर हम बात करें कि जो प्लेजर ऑफ क्राउन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्राउन का प्लेजर भी नहीं है, एक्चुअल में ये पार्लियामेंट का ही प्लेजर है। क्योंकि 1688 के बाद आफ्टर 1688 ब्रिटेन का पार्लियामेंट जो है वो क्राउन से सुप्रीम बन चुका था। अब जो है क्राउन सिर्फ काइंड ऑफ जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है बोलने के लिए कंट्री का हेड, तो वैसे ही ब्रिटेन में कंट्री का हेड जो है क्राउन है। तो एक्चुअल में यहाँ पर पार्लियामेंट के प्लेजर की बात हो रही है। तो 1688 के बाद ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट बिकेम सुप्रीम देन द क्राउन। और 1776 में जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई 1776 में, तो थोड़ी बहुत जो पावर्स थी बची हुई क्राउन के पास वो भी चली गई अमेरिकन रेवोल्यूशन में हारने के बाद, तो वो पावर्स भी चली गई। बाकी 1853 के चार्टर एक्ट में एक और चीज़ कही गई, वो ये कही गई कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसके फंक्शंस को सेपरेट कर दिया जाए। सेपरेशन ऑफ फंक्शंस होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ फंक्शंस में ये कहा गया कि एक तरफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा जो कि एग्जीक्यूटिव काम करेगा, इसके अंदर जो है लॉ मेंबर भी होगा इसका पार्ट फुल टाइम, जैसे जो मैकॉले के समय से पोजीशन क्रिएट हुई थी। और एक होगा आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, तो
एक्चुअली उस समय क्या था कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था उस समय, एक तो ये था कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे थे। ब्रिटेन ये भी चाहता था कि सिविल सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट भी हो, क्योंकि अब ये था कि ब्रिटेन में अब लिबरल्स डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि बैकग्राउंड में इंग्लैंड में ये हो रहा था कि 1848 में इंग्लैंड के अंदर चार्टर मूवमेंट हुआ था। 1848 में इंग्लैंड के अंदर चार्टर मूवमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये जो चार्टर मूवमेंट था, ये पढ़ेंगे हम, ये नॉर्मली आप तो नहीं पढ़ोगे, जिसका वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शनल होगा, जिसका हिस्ट्री का वो पढ़ लेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, नॉर्मली जीएस में तो नहीं है ये। तो 1848 में चार्टर मूवमेंट हुआ ब्रिटेन के अंदर। तो इस मूवमेंट ने जो है इंग्लैंड की जो डेमोक्रेसी है उसकी डायरेक्शन को ही बदल दिया। ये एक मूवमेंट था इंग्लैंड की लेबर क्लास का, ठीक है। इंग्लैंड की लेबर क्लास का मूवमेंट था ये। तो इसमें जो है 10 लाख लोगों ने उस समय पर साइन किए थे पेपर पर। तो जैसे आज की डेट में अगर आपने देखा होगा change.org है, उस पर पेटिशन वगैरह साइन करते हैं ना, तो वैसे ही उस समय पर 10 लाख लोगों ने साइन किए थे पेपर पर। तो फिर इस समय पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चल रहे थे इंग्लैंड में। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो चल रहे थे, ये कहा जा रहा था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। तो ऑब्वियसली अगर ये सब चीज़ें इंग्लैंड के अंदर हो रही हैं, तो इस सब इम्प्लीमेंटेशन का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो भारत में भी पड़ेगा। भारत में भी इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाने लगेगी। तो वो चाहते थे कि डायरेक्ट रूल हो गवर्नमेंट के द्वारा भारत के अंदर, ना कि एक चेहरे द्वारा जो कि कंपनी का चेहरा था, ना कि एक चेहरे द्वारा रूल हो और जब कोई करप्शन हो तो फिर आप ब्लेम कंपनी के ऊपर डाल दो। तो ये बात चल रही थी कि स्टेट को जो है डायरेक्टली खुद रूल करना चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तो इस तरह से जो है एक इंग्लैंड के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत होगी। चार्टर मूवमेंट जो है इंग्लैंड में वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ की दो पार्टीज़ के अंदर वो थे विग्स एंड टोरीज़, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको विग्स एंड टोरीज़ के बारे में। ये दो पार्टीज़ जो हैं वो इस मूवमेंट के बाद ही एग्जिस्टेंस में आएंगी। तो जो अब जैसे इंग्लैंड में जो लिबरल्स है वो कहने के लिए लिबरल्स है, लिबरल्स यानी कि वो उतने ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं है, वो थोड़े कंजर्वेटिव है, तो इसलिए उनको लिबरल बोल दिया है। असल में तो है तो वो भी कॉलोनाइज़र ही है ना वो। तो तो इंग्लैंड के जो लिबरल्स है वो बोलने के लिए लिबरल्स है, लिबरल्स का मतलब वो कंजर्वेटिव्स के मुकाबले थोड़े कम कंजर्वेटिव है, पर कंजर्वेटिव तो वो भी हैं ही, वो भी एक्चुअल में कॉलोनाइजर ही हैं, है ना। तो हुआ ये कि फिर उस समय पर साथ में बैकग्राउंड में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो रही थी 1848 में। फ्रांस जो है वो कंटिन्यूस रेवोल्यूशन से गुजरा है नेपोलियन के बाद। तो फ्रेंच की हालत देख करके ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी उसको समझ आ चुका था कि अगर हम ज़्यादा ही कंजर्वेटिज्म फॉलो करेंगे तो लोग जो है वो हमें उठा करके फेंक देंगे, ठीक है। तो ये था उस समय का बैकग्राउंड जो चल रहा था। साथ में एक्चुअल में 2014 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा कि हाउ द मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड मोटिवेटेड anti-colonial struggle in India. How the major political, economic and social developments in the world motivated anti-colonial struggle in India. तो यूपीएससी इस तरह से चीज़ों को इंटरलिंक करता है ना। तो आपको सिर्फ एक वैक्यूम में नहीं पढ़ना है हिस्ट्री को, आपको चीज़ों को आपस में भी इंटरलिंक करने की कोशिश करनी है। ऑल्दो अगर हम स्पेसिफिकली चार्टर एक्ट की बात करें, इसका कोई उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा है इंडिया के अंदर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को प्रमोट करने में, ओके। तो जैसा कि मैंने बोला आपको सेपरेशन ऑफ फंक्शंस की बात चल रही थी भारत के अंदर। तो गवर्नर जनरल ऑफ का जो काउंसिल है उसके फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लस एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया।
तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है इसके मेंबर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले ही होंगे, ठीक है। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स ही होंगे, प्लस इसके अलावा 6 और मेंबर्स ऐड किए जाएंगे, प्लस 6 मेंबर्स और ऐड किए जाएंगे। इसमें से 2 जजेस होंगे और 4 होंगे रिप्रेजेंटेटिव्स। ये रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ के होंगे? ये 4 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इन अलग अलग प्रोविंसेस के। एक होगा बॉम्बे का, एक होगा मद्रास का, एक होगा बंगाल का और एक होगा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस यानी कि आज का जो आपका अवध, दिल्ली, यूपी वाला जो एरिया है इसका। तो इन चारों के एक एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि वहाँ के गवर्नर्स द्वारा भेजे जाएंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव सिविल सर्वेंट्स ही होंगे, ओके। इनको वहाँ के गवर्नर्स भेजेंगे। तो इस तरह से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, दोनों के फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाएगा और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उनको इम्प्लीमेंट करेगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की बात करें तो उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले मेंबर्स तो एज इट इज़ होंगे, प्लस उसके अलावा 6 मेंबर्स और भी होंगे। उन 6 मेंबर्स में 2 जजेस होंगे और 4 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे अलग अलग प्रोविंसेस के। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ये सिविल सर्वेंट्स ही होंगे जो कि उन अलग अलग प्रोविंसेस के गवर्नर द्वारा भेजे जाएंगे। तो इस तरह से सेंट्रल लेजिस्लेशन की फॉर्मेशन की शुरुआत होगी, है ना। बाकी पर इसमें एक जो बात थी वो ये थी कि जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके पास वीटो पावर थी। यानी कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई लॉ पास कर रहा है तो उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल वीटो कर सकता था। तो यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इस समय पर सिर्फ एक धोखा ही है, क्योंकि आपने उसके पास शक्तियां तो दी नहीं हैं। क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल चाहे तो उसके किसी भी लॉ को वीटो कर सकता है। तो यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का फ़िलहाल नाम का ही है वो, है ना। क्योंकि अगर उसकी डिसीजंस को वीटो किया जा सकता है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उसका। बाकी एक और चीज़ जो की गई इस समय पर वो ये थी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे पहले उनका नंबर 24 था, अब इनको घटा के कर दिया गया 18। और इस 18 के अंदर भी 6 मेंबर जो थे इनको जो है दे वर टू बी अपॉइंटेड बाय द क्राउन। यानी कि 1/3 मेंबर्स को क्राउन अपॉइंट करेगा, यानी कि वो क्राउन के इशारों पर नाचेंगे। तो इस तरह से आप यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और भी ज़्यादा कमज़ोर बना रहे हो। एक और चीज़ जो कही गई चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में वो ये थी कि अब से जो है सिविल सर्वेंट्स की अपॉइंटमेंट होगी, ओके, सिविल सर्वेंट्स की अपॉइंटमेंट होगी बाय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। पर ये जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इट वाज ओनली फॉर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये भारतीयों के लिए नहीं था। दिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाज ओनली फॉर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। इसके अलावा जो एक और चीज़ कही गई चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में वो ये कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पावर है कि वो नई प्रेसिडेंसीज बना सकता है, ओके, पावर टू क्रिएट न्यू प्रेसिडेंसीज, ओके। ओके, तो बाकी यही था जो किया गया मेजर चेंजेस जो थे 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा लाए गए। पर हमें इन सब चेंजेस में और डलहौजी के किए गए कामों में ये चीज़ ध्यान रखनी है, माइंड में रखनी है कि जो भी अगर थोड़ी बहुत कुछ डेवलपमेंट की गई या इंफ्रास्ट्रक्चर लाया गया तो इन सब का पर्सपेक्टिव था सिर्फ और सिर्फ कॉलोनाइजेशन, सिर्फ और सिर्फ ड्रेन ऑफ वेल्थ, सिर्फ और सिर्फ भारत से रिसोर्सेज को ले जाना। बाकी यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ फंक्शंस किया गया, एक अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, ये सब इसलिए किया गया क्योंकि इस समय पर वर्कलोड थोड़ा बढ़ गया था। भारत में इतनी बड़ी कंट्री को जो है गवर्न करना इजी नहीं था, साथ ही साथ इन्हें रूल ऑफ लॉ भी एस्टेब्लिश करना था।
फिर होगा ये कि 1857 का रिवोल्ट होगा और फिर 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाएगा और फिर कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का पत्ता काट दिया जाएगा। 1856 में ही भारत से डलहौजी भी चला जाएगा और कैनिंग आएगा और कैनिंग ही बनेगा भारत का पहला वाइस रॉय। ओके, कैनिंग ही बनेगा फर्स्ट वाइस रॉय। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।